सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। सो पिछला जो चैप्टर है वो रिसोर्स के बारे में था। उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखी, व्हाट आर रिसोर्स, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, एंड हाउ डू वी कंजर्व रिसोर्स। तो ये सारा जो पहला चैप्टर था वो रिसोर्स से रिलेटेड था। अब दूसरे चैप्टर में भी आपको रिसोर्स पढ़ने, यहाँ पे आपको वही से कुछ रिसोर्स दिए गए हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके बारे में पढ़ना है आपको। वो कैसे डिग्रेड हो रहे हैं और कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वैसे ही चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो एक कहानी के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कहानी है मैम्बा की। ठीक, तो जो कहाँ रहती है, तंजानिया में, जो कि अफ्रीका का एक गांव है। ठीक है, तो इसकी अब यहाँ पे लाइव डिस्कस की जा रही है कि मतलब रिसोर्स को पाने के लिए इसको क्या क्या चीजें करनी पड़ रही है। तो सुबह सुबह जो मैम्बा है वो क्या करती है, वो काफी दूर तक जाती है पानी लाने के लिए। उसके बाद वो जब वापस आती है, वो घर का काम करती है, अपनी मदर की हेल्प करती है। उसके बाद वो अपने भाई के साथ जाती है, जो उनके गोट्स है, शीप्स है, उनकी देखभाल करने के लिए। उसके बाद इसकी जो फैमिली है उनके पास एक जमीन है जो काफी पथरीली है, और उस पथरीली जमीन पे उनका एक छोटा सा हट है जहाँ पे वो रहते हैं। एंड सेकंड, इस मेंबर के जो फादर है उन्होंने अपने घर के बाहर कुछ मेज उगाई है, कुछ बीन्स उगाई है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट एनफ, क्योंकि उस बीन्स पे, मेज पे, वो तो मतलब थोड़ी सी पैच लैंड पे उगाई है, तो उससे तो सारा फैमिली मत फीड करेगी उसी पे होल ईयर पे। तो काम के सिलसिले में उनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, यहाँ वहां भटकना पड़ता है, समझ आया। उसी के यहाँ से जो पीटर है वो ऐसे रीजन में रहता है, लाइक न्यूजीलैंड में रहता है, जहाँ इसकी फैमिली जो है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री के पास ही रहती है। एंड ही रिटर्न, जब से वो स्कूल आता है तो पीटर अपने अंकल को देखता है कि वो अपनी भेड़ों को देखता है, पास्चरिंग करता है, वो चराने के लिए ले जाता है यॉर्ड पे उनको। ठीक है, जहाँ पे वो हिल्स वगैरह जो है। So it is managed in a scientific way using the latest technology। और पीटर देखता है कि शीप से जब हम वूल लेते हैं वो हम टेक्नोलॉजी से लेते हैं, जैसे वो मशीन वगैरह होती है। पीटर की फैमिली जो है वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, और वो नई टेक्नोलॉजी से हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अगर हम क्रॉप्स उगाते हैं या सीड्स उगाते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी जो HYV सीड्स होते हैं, उससे जो प्रोडक्शन रहती है क्रॉप्स की वो काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, अब मैम्बा और पीटर दोनों की लाइफ यहाँ पे डिस्कस हुई। आपको क्या लगता है? देखो, मैम्बा जो है वो अफ्रीका में रहती है और पीटर न्यूजीलैंड में, प्लस कि दो अलग अलग वर्ल्ड के दो कोनों में रहते हैं, एंड इनकी लाइफ भी यहाँ पे काफी डिफरेंट है। सेकेंड चीज, यहाँ मेंबर रहती है, वहां की जो लैंड है वो पथरीली है। ठीक है, वहां पे हार्डली कोई चीज ग्रो कर सकता है, कोई भी चीज। क्वालिटी जो रहती है लैंड की, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो जरिया है, मैम्बा और पीटर जो है उनकी दोनों की लाइफ में अलग अलग है। अब यहाँ पे ये चीजें आप देख रहे हो कि अवेलेबिलिटी किसको ज्यादा है, यहाँ पे पीटर को, लैंड भी अच्छा है, वेल टू डू फैमिली से भी वो स्कूल भी जाता है। ठीक है, और उसके घर पे जो काम होता है वो टेक्नोलॉजी के जरिए होता है, हाथों से कोई काम करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स जो यहाँ पे मेन पॉइंट हमने देखा कि
अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेज देखने को मिले, ठीक है। इट मीन्स ये जो रिसोर्स है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, हर एक जगह आपको एक ही जैसा लैंड नहीं मिलेगा। लाइक जो पहाड़ों पे रहते हो, ठीक है, वहां की सॉइल, वहां की मिट्टी अलग होती है एज पर जो प्लेन्स में सॉइल रहते हैं, जहां आप रहते हो शहरों में रहते हैं, प्लेन्स पे रहते हैं, हम मत पहाड़ों पे जैसे रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहाड़ों पे जाएंगे, वहां का जो क्लाइमेट होगा, वहां के जो सॉइल होगी वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इट मीन्स अगर हम वहां पे रहेंगे तो हमारे जो क्रॉप्स होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, वो हमारी लैंड डिसाइड करेगी हम किस तरह के क्रॉप्स वहां पे उगा सकते हैं। तो लैंड की यहाँ पे बात आ रही है, तो सबसे पहला जो रिसोर्स है, जो हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो लैंड है। हमारा जो अर्थ का सरफेस है, तो टोटल एरिया जो लैंड ने कवर किया है वो 30% है, बाकी का जो 70% है वो सिर्फ वाटर है, ठीक है। अब इस स्मॉल परसेंटेज, मतलब ये 30 जो है 30%, इट्स स्मॉल परसेंटेज, लेकिन सारा हैबिटेबल नहीं है, सारा रहने की जगह नहीं है। कुछ ऐसे लैंड है जो वेरान है, जो बंजर लैंड है, वहां पे ना कोई मकान है, ठीक है, क्योंकि ना तो वहां पे वाटर है, वहां कोई नहीं रह सकता है। तो कुछ ऐसे लैंड है जो बंजर है, कोई ऐसा लैंड है जो रेगिस्तान है, वहां पे करारी धूप रहती है, तो ज्यादा आबादी वहां पे भी नहीं मिलती है। सो अब यहाँ पे अगर आपने देखा कि लैंड जो है वो सारा हैबिटेबल नहीं है, सारा वहां पे रहने के लायक नहीं है, इट मीन्स पॉपुलेशन जो भी होगी वो भी अनइवन होगी। कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, और जहाँ पे कम चीजें मिलेंगी, जो लो लाइंग एरियाज होंगे, ठीक है, जहाँ पे वाटर वगैरह जो है, या मतलब पेड़ पौधे जो है वो नहीं रहेंगे, वहां पे पॉपुलेशन कम रहेगी। और जो अच्छी हरी भरी जगह होगी, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होगी, लैंड भी अच्छा खासा होगा, मार्केट अवेलेबल होगा, और वहां पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर आप स्लोप्स के बारे में बात करेंगे, अगर माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ की जो टोपोग्राफी रहेगी, वहाँ की जो सॉइल रहेगी, वो काफी खुरदुरी और रिजिड होती है, ठीक है। या डेजर्ट एरिया आप देखें, या फॉरेस्ट एरिया देखें, तो ये जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो स्पार्स होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का जो रीजन होता है, ठीक है। अब फॉरेस्ट का रीजन, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी, वहां पे मार्केट ज्यादा नहीं होता है, प्लस मार्केट वहां पे ज्यादा नहीं होता है। अब मार्केट के लिए एक्सेस करने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। फॉरेस्ट में बहुत सारे रिसोर्स है, ऐसा नहीं कि रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स है, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट में वो सारी चीजें नहीं होती है। लाइक एग्रीकल्चर वहां पे ज्यादा जो है हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे धूप नहीं होती है। फॉरेस्ट के जो घना जंगल होता है, वहां पे जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट लैंड पे नहीं पड़ती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहाँ पे पॉसिबल है? सीधी सी बात है, जहाँ प्लेन्स हो, वादियां हो, वैली हो, ठीक है, और वो रीजन जो रहता है वो डेंसली पॉपुलेटेड रहता है। समझ आया यहाँ तक? अब है कि लैंड का यूसेज, हम लैंड को किस तरह और किस डिफरेंट पर्पस से हम लैंड को जो यूज करते हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर के लिए, अभी हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर के लिए हम इसको यूज करते हैं। नंबर 2 फॉरेस्ट्री के लिए, फॉरेस्ट वगैरह इस पे उगाते हैं। नंबर 3 माइनिंग के लिए, कोई मिनरल है जो अर्थ के सरफेस के अंडर है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कॉमनली हम जो ये लैंड है वो ऐसे ही यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि लैंड यूज जब हमें करना है, जब हमें कोई भी पैच यूज करना है किसी भी लैंड का, तो हमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स का ख्याल रखना है। लाइक टोपोग्राफी, जैसे मैंने बोला, वहाँ का लैंड कैसा है, वहाँ की सॉइल, वहाँ की टॉप मोस्ट लेयर जो है, जो सॉइल है, वो कैसी है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है,
ठीक है। अब ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन कुछ अच्छे, टेक्नोलॉजी कितनी है, मार्केट है या नहीं, लैंड पैटर्न कैसा है। तो लैंड जो है वो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे भी, मतलब सारा लैंड मत हमारा है, सारा लैंड मत गवर्नमेंट का है, नहीं, कुछ लैंड होता है जो प्राइवेट होता है, कुछ लैंड होता है जो कम्युनिटी लैंड कहलाता है। प्राइवेट लैंड वो होता है जो कोई इंडिविजुअल ओन करता है, लाइक मैं हूँ, मैंने जमीन खरीदी, मैंने पैसे दिए, ठीक है, तो मेरी वो अपनी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये प्राइवेट लैंड कहलाएगा। अब जो बाकी का लैंड है वो कम्युनिटी लैंड कहलाएगी या गवर्नमेंट का लैंड कहलाता है। जो किसी का नहीं होता है वो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ लाइक विद इन स्टेट। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ऐसा नहीं कि कंट्री के बाहर जो लैंड होगा तो वो भी हमारी गवर्नमेंट का होगा, नहीं, वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि लैंड अब क्या है, दो तरीकों से, प्राइवेट और कम्युनिटी। एंड इस प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड के यूजेस क्या क्या है, लाइक कोई ऐसा होता है जो अपने जानवरों के लिए जो फल वगैरह है, फुडर, ठीक है, फल आसान जो घास वगैरह, तो वो उगाता है उस पे, फुडर, ठीक है, फल उगाता है। दूसरा कोई ऐसा होता है जिसको लैंड इसलिए चाहिए होता है ताकि वो फ्रूट्स वगैरह उगा सके, कोई नट्स उगाता है, कोई मेडिसिनल हर्ब्स उगाता है जो जिससे हम दवाई वगैरह बनाते हैं, तो वो चीजें उगाता है। तो कुछ ऐसे कम्युनिटी लैंड जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबको फायदा देता है। लाइक किसी का फ्रूट, किसी का पैच है, उस पे फ्रूट्स उगाए हैं, अब वो ज्यादा फ्रूट्स मत खुद को ही खाएगा, वो उसको मार्केटिंग के लिए रखेगा, बेचेगा कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो वो सारे रिसोर्स जो है वो सारे यूज कर रहे हैं इक्वली। अब मेडिसिनल हर्ब्स है, उससे दवाई बनती है, अब वो दवा बनाने वाला जो होगा वो मत खाली खुद को दवाई लगाएगा या खाएगा, मत, वो बेचेगा, वो कमर्शियल पर्पसेस, मार्केटिंग पर्पसेस के लिए उसको यूज करेगा। यहाँ पे लोग है और लोगों की डिमांड है, मतलब जितना आप उगाएंगे, देखना है जितने, जैसे कि लैंड है, लैंड तो लिमिटेड है लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ती ही जाती है, वो एवर ग्रोइंग होती है, डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन लैंड की डिमांड या लैंड के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है उसकी डिमांड बढ़ने से पहले यहाँ पे हमें एक चीज होती है कि लोग जो है, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो रहती है लैंड की वो भी डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह आपको अच्छा लैंड नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आप कोई भी, जैसे राइस है, मेज है, उगा सकते हो, नहीं, क्वालिटी जो रहती है लैंड की वो डिफरेंट रहती है ना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला, वो लैंड को बिल्डअप इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको कमर्शियल पर्पसेस के लिए वो चीजें करनी होती है, लाइक उनको बेचना होता है, लाइक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं शहरों में, है ना, रियल एस्टेट का जो बिजनेस रहता है, वो मकान बनाते हैं, मतलब तिमचे जमीन हेवान या कनान पच तथ पे मकान बनावा पच सेल पे लागान, रियल एस्टेट का जैसे बिजनेस होता है, ठीक है। आप जैसे एड देखते हो ना कि फलानी कंपनी जो है वो फलाना जगह पे मकान बेच रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी का होता है, तो वो रियल एस्टेट बिजनेस के पर्पस के लिए भी लैंड यूज किया जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि लैंड पैटर्न जो है वो हमारी सोसाइटी में काफी हद तक होती है। रूरल एरियाज की बात अगर आप करो, कोई लैंड ऐसा है जो पहले उस पे कुछ उगाते थे, जैसे मेज उगाते थे, वीट उगाते थे, अब उस फसल को बर्बाद कर दिया, वहां पे इंडस्ट्री बनाई गई। तो इस तरह जो लैंड का यूज पैटर्न है वो चेंज होता रहता है विद इन सोसाइटी, जो सोसाइटी डिमांड करती है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लैंड को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड डेजर्टिफिकेशन होता है, मतलब कोई ऐसी हरी भरी जमीन होती है जो हरा भरा घास उगाती है, लास्ट पे वो डेजर्ट में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उस पे क्या होता है, उस पे ये सारी एक्टिविटीज हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, चाहे वो विंड से होता है, चाहे वो फ्लड से होता है, उससे भी हमारा लैंड खराब हो जाता है, ठीक है। एंड जब ये लैंड आपका खराब हो जाएगा, ऑब्वियसली जो एक्सपेंशन होगा एग्रीकल्चर का, हद से ज्यादा एक्सपेंशन करना, या हम कंस्ट्रक्शन ज्यादा करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या आएगा, थ्रेट आएगा,
समझ आया? तो इस तरह हमने क्या करना है, जो लैंड का यूज है, ठीक है, वो एक हद तक रखना है। मतलब कहीं पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वहां पे एग्रीकल्चर ही कीजिए, ठीक है। कहीं पे आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है, कहीं पे आप बिल्डिंग्स बना रहे हो तो वहां पे बिल्डिंग्स ही बनाइए, उसको फर्दर पैटर्न जो है उसका वो चेंज मत कीजिए। समझ आया? तो इस तरह हम लैंड को यूज करते हैं प्लस हम डिग्रेड भी कर लेते हैं। नाउ कंजर्वेशन। अब देखो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, मतलब लैंड को हम यूज कर रहे हैं, अब हमने देखा कि हम इससे कैसे खराब भी करते हैं, लेकिन हम इसको कंजर्व भी कर सकते हैं। हाउ डू वी कंजर्व लैंड रिसोर्सेस, है ना? अब देखो डिमांड तो है, डिमांड बढ़ती जा रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, हमारा नेचुरल रिसोर्स जो है वो काफी हद तक डिग्रेड होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो चेक होनी चाहिए, मतलब कहाँ पे ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रही है वहां पे एफोरेस्टेशन होनी चाहिए। जो लैंड हम यूज करें एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, वहां पे जो हम जो दवाई छिड़कते हैं ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स, है ना, या फर्टिलाइजर चीज ज्यादा यूज करा, ठीक है, दवा चीज वारिया छकान ना, फसल छकान, मेवन कुलन छकान वारिया दवा, तो वो देखना चाहिए इंसान कि हमें ज्यादा दवाई नहीं छिड़कनी है। उससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं। जब हम हद से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स, वो मर जाते हैं। प्लस ओवरग्रेजिंग ज्यादा होती है, मतलब जानवर घास खा, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं पे भी जानवरों को छोड़ते हैं ताकि वो घास खाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो पास्चरिंग लैंड है, जो चराने के लिए लैंड होना चाहिए, वो मखसूसन एक लैंड हमें रखना है, हमें जानवरों को कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे ही जानवर खाने लगते हैं वो मत इंसान की तरह तमीज से खाएंगे, नहीं, जब वो घास को इस तरह मुंह से क्या ऐसे पुल करते हैं, वो ऊपर की जो टॉप साइल होती है ना, वो उसको भी बर्बाद करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं अंदर वो भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरग्रेजिंग नहीं करनी है, माइनिंग नहीं करनी है ज्यादा, ठीक है। जहाँ पे आबादी है तो माइनिंग वगैरह जो है उसे ज्यादा अवॉइड करना है। समझ आया ये? तो आपको अब समझ आया कि लैंड को हम कैसे बचा सकते हैं। देखो पहले ही हम क्या कर सकते हैं, पेड़ को ज्यादा लगा सकते हैं, एफोरेस्टेशन या फिर खनन ज्यादा आपको पेड़ लगाया, अगर आपने एक काटा तो आपको 3 पेड़ लगाने हैं। प्लांटेशन डे पे क्या सिखाते हैं हमें, जो हम इस तरह के डेज बनाते हैं, प्लांटेशन डे वगैरह जो है, तो इसका मकसद यही होता है कि जितना भी आप पेड़ काटो आपको उससे ज्यादा पेड़ जो है वो लगाने होंगे। दूसरा, लैंड रिक्लेमेशन, मतलब आपको लैंड को रिक्लेमेट करना है। आप कहीं पे ज्यादा पानी दे रहे हो, ठीक है, उससे क्या होता है, लैंड जो है वो कमजोर रहती है। जब आप देखते हो कहीं पे ज्यादा पानी है, लाइक फ्लड आता है, फ्लड से क्या होता है, जो लैंड है वो एक तरह से वो मार्शी बन जाते, दलदल बन जाते, क्योंकि जमीन जो आसमान वो ज्यादा
पानी जो है वो ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता, कुछ हद तक कर लेता है लेकिन कुछ हद तक नहीं। इसका मतलब आपको प्रॉपर इरिगेशन करनी है। अगर आपको कहीं पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए लैंड को यूज कर रहे हो, तो जो आप भी वहाँ को आप जो अमाउंट जो रहना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा मिकदार में रहना चाहिए, ठीक है। एंड जो जैसे कि मैंने बताया, जो आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों के ऊपर, वो काफी हद तक कम करना है आपको, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स है, आप लैंड को बहुत ज्यादा हद तक जो है कंजर्व कर सकते हो। मैंने बोला कि ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी है। अगर आपको ग्रेजिंग के लिए जानवरों को आपको घास खिलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कोई लैंड उनके लिए मतलब रखना है, ठीक है। एंड सेकेंड, आपको कहीं पे भी जानवरों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो यूजफुल लैंड को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे सॉइल जो है, सॉइल अलग चीज है और लैंड अलग चीज होती है। लैंड यानी कि जहां पे भी आप जाते हो दैट इज लैंड, ठीक है, यानी जमीन। सॉइल रहती है टॉप, टॉप जो लेयर रहता है आपका अर्थ का, जो क्रस्ट रहता है, इसकी जो टॉप लेयर रहती है वो सॉइल कहलाती है। और सॉइल हमेशा डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे इसमें आप डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, लिटरेट सॉइल वगैरह, एलुवियल सॉइल जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जो सॉइल रहती है वो हमेशा डिफरेंट रहती है। लैंड तो एक ही रहता है, मतलब जो बेस रहती है वो तो एक ही रहता है, लेकिन कहीं पे खुरदुरी लैंड होती है, कहीं पे फर्टाइल लैंड होती है, वो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल। समझ आया? सो कल हम सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। उसी के साथ डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। अभी टाइम है 5 मिनट।